दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 72वीं की प्रारंभिक परीक्षा वो होने वाली है। वो 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जुलाई जुलाई 2025 से लेकर के जुलाई 2026 तक की जो खबरें हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसको हमने यहाँ पर रिवाइज करने का ये प्रयास किया है। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो सितंबर 2025 का अंक है, क्योंकि जो खबरें होंगी वो जुलाई 2025 की होंगी। आपको प्रतियोगिता दर्पण अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। यह तिथि थी 21 जुलाई 2025 को। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और कारण जो बताया गया इसमें स्वास्थ्य को बताया गया। और ये है कि अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देने वाले ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जो अन्य दो उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस्तीफा दिया वो थे, पहले वाराह वेंकटगिरी जुलाई 1969 में इस्तीफा देकर ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और विजयी रहे। तो एक तो वराह वेंकटगिरी थे और दूसरे आर वेंकटरमन। इन्होंने जुलाई 1987 में ये इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी रहे। कार्यकाल देखें जगदीप धनखड़ जी का, तो जगदीप धनखड़ का निर्वाचन 2022 में हुआ था और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। चुनाव घोषणा देखें तो चुनाव आयोग द्वारा नए उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त 2025 को जारी की गई और चुनाव 9 सितंबर 2025 को निर्धारित किया गया। संवैधानिक प्रावधान अगर देखें तो अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला तो ये था। दूसरा हम देखें तो INS निस्तार, इसके बारे में हम लोग पढ़ें तो इसका विवरण देखें तो यह भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। ये आप याद रखेंगे कि INS निस्तार क्या है, तो पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। ये है कि निर्माता इसका अगर देखें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये इसके निर्माता रहे हैं। और शामिल की बात अगर करें तो 18 जुलाई को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। ये INS निस्तार की बात हो रही है। ये क्या है, तो पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। फिर इसके बाद देखिए तो INS तमाल। ठीक है, तो यह क्या है, INS तमाल रूस निर्मित, ठीक है, रूस निर्मित बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट। ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट जिसे रूस के तटीय शहर कैलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। और इसकी श्रेणी अगर देखें तो ये तुसील श्रेणी का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। विशेषता देखें तो भारतीय नौसेना में विदेशी स्रोत में शामिल किए जाने वाला यह अंतिम युद्धपोत है। शुभंकर देखें तो द ग्रेट बियर्स इसके शुभंकर है। और आदर्श वाक्य मोटो देखें तो सर्वदा सर्वत्र विजया, ये इसके आदर्श वाक्य थे। चलिए अब आगे देखते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि नई राष्ट्रीय खेल नीति मंजूरी मिली। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 1 जुलाई 2025 को मंजूरी प्रदान की गई और यह जो है 2001 की खेल नीति का स्थान लेगा। 5 मुख्य जो इसके स्तंभ रहे हैं, पिलर्स, उसमें देखें तो सबसे पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियाई खेल हो या ओलंपिक खेल हो, तो उसमें उत्कृष्टता हासिल करने की बात कही गई। दूसरा देखें तो आर्थिक विकास के लिए खेल, ठीक है, केवल मनोरंजन या मतलब खेल भावना ही नहीं बल्कि उसमें आर्थिक तत्व भी उसमें शामिल किए जाए। फिर देखिए तीसरा तो सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा के साथ इसका एकीकरण। तो इसके 5 मुख्य स्तंभ यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्तंभ, जो है आप ज़रूर याद रखेंगे, आपसे सीधे तौर पर ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को सूची में शामिल हुई। विवरण देखें तो मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और कुल किले अगर देखें तो 12 टोटल मिला के 12 किले शामिल है इसमें। 11 किले महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, और एक जो है वो आपको तमिलनाडु में स्थित है, जिंजी का किला। तो आपसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है जिंजी का किला।
तो 11 किलो में कौन, महाराष्ट्र में जो हैं 11 किले, उसमें कौन कौन से शामिल है? तो सालेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये सभी 11 किले हैं जिसे मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। चलिए समय काल की बात करें तो ये सभी किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हैं। यूनेस्को के सत्र देखें तो यह निर्णय पेरिस में जुलाई 2025 में संपन्न धरोहर समिति के 47वें सत्र की बैठक में यह निर्णय जो है वो लिया गया। भारत की स्थिति देखें तो अब तक भारत में यूनेस्को की अगर विश्व विरासत स्थलों की सूची को देखें तो 44 हो गई है। 36 इसमें याद रखेंगे, 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के इसमें स्थल जो है वो शामिल है। चलिए आगे देखें तो INS उदयगिरी, विवरण इसका देखें तो प्रोजेक्ट 17A यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना को सौंपा गया। पहला देखें तो इस प्रोजेक्ट का पहला स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते योजना, पूरा नाम इसका देखें तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। आयोजन इसका देखें तो हाल ही में लखनऊ में 16 जुलाई को नमस्ते दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोडल मंत्रालय देखें तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। शुरुआत देखें तो वित्त वर्ष 23-24 से इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये नमस्ते योजना थी। ये किस लिए है? तो सैनिटेशन के लिए है, स्वच्छता के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा हेतु 4 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत राज्यसभा में 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिससे मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो 12 पूरी हो गई है। नए मनोनीत सदस्य देखें तो पहले तो मीनाक्षी लेखी, ठीक है, उसके बाद उज्ज्वल निकम, याद रखेंगे मीनाक्षी लेखी, उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 4 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में जुड़े हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये 1 वर्ष पहले का न्यूज़ है, तो निश्चित तौर पर आपको लगेंगे कुछ मतलब चीज़ें हो चुकी है, तो ये कुछ बदल चुकी है। तो हम लोग बारी बारी से अगले 12 दिन में, यानी कि हम लोग अगले 12 दिन में 12 माह की जो प्रतियोगिता दर्पण उसको करने वाले हैं, तो आप इसे देखेंगे। अगला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी। मिशन एक्जियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे ये, और रिकॉर्ड अगर देखें तो ISS पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले वे पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, प्रवास की बात करें तो इन्होंने ISS पर 18 दिन बिताए और 60 से अधिक प्रयोग जो है वहाँ पर किए, जिसमें इसरो के 7 प्रयोग इसमें शामिल थे। तो काफ़ी बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखें, राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद बिहार विशेष एवं राज्य घटनाक्रम। तो इसमें सबसे पहले है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार का। मंजूरी बिहार कैबिनेट द्वारा 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई, और इसका उद्देश्य क्या है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता और कैरियर संवर्धन प्रदान करना, इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, और प्रति माह क्या है, इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। तो 12वीं जो उत्तीर्ण छात्रों को 4,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ITI या डिप्लोमा जो धारक हैं उनको 5,000 प्रति माह दी जाएगी। इसके अलावा देखें तो स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को 6,000 प्रति माह दी जाएगी। आयु सीमा देखें तो लाभार्थियों को उम्र 18 से 28 होनी चाहिए। प्रतिज्ञा का अगर पूरा नाम देखें तो प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ। ठीक है, यूथ एडवांसमेंट। इसके बाद देखें तो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, और इसकी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा 27 जुलाई को सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए गठन की घोषणा की गई। संरचना में देखें तो कुल 7 जो है टोटल
7 मेंबर्स इसमें हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 जो है अन्य सदस्य इसमें इस संरचना में आपको शामिल है। तो ये है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। इसके बाद एसआईआर कार्यक्रम, ठीक है, तो काफ़ी यह चर्चा में रहा है, तो आपको जानना होगा। पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। शुरुआत इसका चुनाव आयोग द्वारा बिहार में 1 जुलाई 2025 से इसे प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अब देखते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेशी यात्रा अवधि 2 से 9 जुलाई के बीच 5 देशों की यात्रा संपन्न हुई, जिसमें कि पहला घाना, इसकी जो राजधानी है वो अक्कड़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा राजधानी। 3 दशकों के बाद किसी भारतीय पीएम की यह पहली घाना यात्रा थी। और सम्मान देखें तो घाना के राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी घाना के संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, बने हैं। इसके बाद देखें तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, राजधानी इसकी जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है और यहाँ की पीएम जो है वो कमला प्रसाद विशेषर, बिहार के पूर्वज, इनके जो पूर्वज थे वो बिहारी थे, ठीक है। सम्मान देखें तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित होने वाले हुए पहले विदेशी नेता बने, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद अर्जेंटीना गए और इसकी जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। ब्राज़ील फिर गए, इसकी राजधानी ब्रासिलिया। पीएम मोदी ने यहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया और इनको यहाँ सम्मान भी मिला, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके बाद नामीबिया, इसकी राजधानी है विंडहॉक और नए राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदाइत्वा, ठीक है, ये नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे। इसके बाद देखिए तो विशेष नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना। और सम्मान की बात करें तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस से इनको सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री जी को। तो ये था। तो 5 देशों की यात्रा पर गए, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला घाना गए, दूसरा त्रिनिदाद टोबैगो गए, तीसरा अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील, फिर नामीबिया। अब चूँकि आपने पढ़ा है ऊपर ही कि ब्राज़ील की यात्रा पर गए, तो ब्राज़ील में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया। आयोजन इसका हुआ था 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था, ठीक है। इसकी थीम की अगर बात करें तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, इस थीम के साथ जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगामी शिखर सम्मेलन की बात करें तो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में जो होने वाला है वो भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और ब्रिक्स की वैश्विक हिस्सेदारी की बात कर ले तो 48.5% आबादी जो है, और फिर देखिए 36% भूभाग, ठीक है। देखिए 48% लगभग आबादी है और 36% भूभाग है, 39% जीडीपी और 24% वैश्विक व्यापार ब्रिक्स देशों के पास है, ठीक है। तो काफ़ी ये मजबूत अगर देखा जाए तो ये संगठन है ब्रिक्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और सुरक्षा बैठकों को देखें तो SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, चीन के किंगदाओ में आयोजित हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अंतिम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण फाइनली पूर्ण सहमति जो है वो नहीं बन सकी। इसके बाद देखें तो आतंकी संगठन TRF, ठीक है। तो पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट को USA ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा पहलगाम घटना से यह संबंधित है। और लश्कर-ए-तोयबा का ये छद्म संगठन है ये, तो इसे तो आपने पढ़ा ही होगा।
ऑपरेशन सिंदूर वाले हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन देखें, द हेग नीदरलैंड्स में 24 से 25 जून को संपन्न हुआ। सदस्य देशों ने रक्षा पर जीडीपी का 5% व्यय करने की प्रतिबद्धता जताई। वर्तमान सदस्य जो है वो संख्या 32 है। अगला सम्मेलन देखें तो 2026 में तुर्की में होगा। ठीक है, अभी द हेग में हुआ और अगला जो शिखर सम्मेलन है वो तुर्की में होगा। आगे है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री निलंबित हुई। फ़ोन कॉल लीक मामले और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष को नैतिकता के विरुद्ध अंकल कहकर पुकारने के विवाद के कारण थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंथोगर्टान सिनावात्रा को सर्वोच्च अदालत द्वारा निलंबित कर दिया गया। नए कार्यवाहक पीएम जो है वो फुमथम वेचियाचाई बने हैं। फुमचम वेचियाचाई बने हैं थाईलैंड के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये पेंथोगर्टान सिनावात्रा की बात करें तो थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। खैर, यूएसए का यूनेस्को छोड़ना, अभी तो जो अमेरिका है वो विभिन्न प्रकार के संगठनों से खुद को अलग रख रहा है, इसमें यूनेस्को भी शामिल हो गया है। तो यूएसए ने पुनः यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है, जो 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए आगे है कि रोम संविधि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार राष्ट्र बना है। ठीक है, आगे है न्यू कैलिडोनिया। फ्रांस के न्यू कैलिडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की गई है। परियोजना इनविक्टस। ठीक है, परियोजना इनविक्टस ये क्या है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और यूके की फ्रेजर नैश द्वारा हाइपरसोनिक तकनीकों के विकास के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप इसे रख लेंगे, परियोजना इनविक्टस। ठीक है, ये किसका है? ईएसए यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी और यूके की फ्रेजर नैश द्वारा। ठीक है, ये हाइपरसोनिक तकनीकों के विकास के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को देखें। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर ले जुलाई 2025 में, तो प्रथम स्थान सिंगापुर का है, द्वितीय स्थान जापान और दक्षिण कोरिया का है। भारत का इसमें स्थान देखें तो 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। जनवरी में यह 85वें स्थान पर था। ठीक है, हर 6 महीने पर यह इंडेक्स जारी की जाती है, तो इस हिसाब से देखें तो जनवरी में यह 85वें स्थान पर था। सबसे नीचे जो है अफ़गानिस्तान 99वां स्थान है इसका। ठीक है, तो ये है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में याद रखेंगे भारत का 77वां स्थान है। आगे है भारत का विदेशी ऋण। ठीक है, कुल विदेशी ऋण भारत के पास है 736.3 अरब डॉलर, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% लगभग जो है वो अधिक है, और 67.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है ऋणों में। जीडीपी अनुपात देखें तो यह कुल विदेशी ऋण भारत के जीडीपी का ये 19% है लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति, तो जून 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर 2.1% रही, जो पिछले 6.5 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। इस दौरान ग्रामीण मुद्रास्फीति जो है वह 1.72% और शहरी मुद्रास्फीति 2.56 रही है %। ठीक है, आगे चलिए बढ़िए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नव्या कार्यक्रम। अभी सरकारी योजना और आर्थिक रोजगारों के बारे में देखें तो नव्या कार्यक्रम, तो पूरा नाम इसका है कि नर्सिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, ये क्या है नव्या योजना? तो इसका 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। ठीक है, इसकी शुरुआत 24 जून 2025 को कौशल विकास मंत्रालय तथा महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूपी के सोनभद्र जिले से पायलट प्रोजेक्ट 27 जिलों के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे नव्या योजना, और ये किस प्रकार की योजना है? तो 16 से 18 वर्ष के किशोरियों को व्यावसायिक व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। और ये कौन सी योजना है? नव्या योजना, नर्सिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।
1 अगस्त 2025 से लागू। इसका लक्ष्य क्या है कि 99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई। बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अवधि और विस्तार अगर देखें तो आगामी 6 वित्तीय वर्षों के लिए 100 आकांक्षी जिलों में लागू की जाएगी, जिसका वार्षिक खर्च देखें तो 24,000 करोड़ अनुमानित है। जिला चयन के 3 आधार हैं, यानी कि जहां पर कम उत्पादकता हो रही हो, जहां कम फसल सघनता हो और अल्प ऋण वितरण जहां पर किया जा रहा हो। तो प्रत्येक राज्य से न्यूनतम 1 जिला जो है वो शामिल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार और विकास दर की बात करें तो एडीबी, ठीक, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए में भारत के विकास दर 6.5 रखने का अनुमान लगाया है। ठीक है, हाँ, अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता सेटा। ठीक है, 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ। किसी यूरोपीय देश के साथ भारत का यह दूसरा मुक्त व्यापार समझौता है। पहला इफ्टा के साथ हुआ था। इसके तहत भारत के 99% निर्यातों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी सेटा के द्वारा। ठीक है, अप्रैल से जून 2025 में देखें, प्रथम तिमाही व्यापार आंकड़े देखें तो कुल निर्यात 210.31 अरब डॉलर है, 5.9 की वृद्धि हुई, परसेंट की वृद्धि हुई। कुल आयात देखें तो आयात में भी 4.38% की वृद्धि हुई और व्यापार घाटा देखें तो 20.31 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। ठीक है, तो हमने ये इकोनॉमी वाला सेक्शन किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम जो प्रतियोगिता दर्पण में नवीनतम घटनाक्रम सामान्य ज्ञान होता है उस वाले सेक्शन में जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले नियुक्ति और पुरस्कारों को देखें तो प्रथम प्रमुख नियुक्तियां देखें तो राज्यों के नए राज्यपाल देखें, हरियाणा के असीम कुमार घोष, ठीक है, गोवा के अशोक गजपति राजू, लद्दाख के कविंद्र कुमार गुप्ता। ठीक है, हरियाणा के असीम कुमार घोष, गोवा के अशोक गजपति राजू और लद्दाख के कविंद्र कुमार गुप्ता। हाँ, फिर नियुक्ति में देखें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं। एप्पल के नए मुख्य परिचालन ऑफिसर अगर देखें, ऑपरेटिंग ऑफिसर सबी खान। ठीक है, एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सबी खान को बनाया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी प्रिया नायर को बनाया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ और एमडी प्रिया नायर को बनाया गया। रॉ के नए प्रमुख पराग जैन हैं। ठीक है, रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? पराग जैन। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसे ध्यान में रखेंगे। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। ठीक है, एलआईसी के नए एमडी और सीईओ आर दोराईस्वामी। ठीक है, एलआईसी के नए एमडी और सीईओ आर दोराईस्वामी। इरडा के नए चेयरमैन अजय सेठ। ठीक है, ये इरडा के नए चेयरमैन अजय सेठ। ठीक है, अखिल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, ये इनको पुनः निर्वाचित किया गया है। तो ये है, लेकिन आपके लिए बता दें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें से एक तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के डॉक्टर अभिजात सेठ। ठीक है, ये राज्यपाल का नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो एक बार ये भी देख लीजिए। लेकिन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका ये है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। और ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। ठीक है, चलिए अब प्रमुख पुरस्कारों की बात कर ली जाए तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार अगर देखें तो हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को दिया गया। इनकी कौन सी कृति है? एक एक के लिए। सुशील शुक्ला एक एक के लिए उनकी कृति है हिंदी में, और अंग्रेजी में नितिन कुशलपा। ठीक है, साउथ इंडियन मीथ्स एंड फैबल रिटोल्ड, ये साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर बात कर ले तो पार्वती तिर्की, फिर उगना,
ठीक है, 2025 में। और अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी, ठीक है, अद्वैत कोठारी इनकी जो कृति है वो सिद्धार्था द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ठीक है, अद्वैत कोठारी की सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ठीक है। और पार्वती तीर की हिंदी के लिए दिया गया फिर उगना, इनकी जो कृति है फिर उगना के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। वर्षा देशपांडे को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्षा देशपांडे याद रखेंगे, वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थागत श्रेणी में फ्रांस स्थित जो संस्था है IUSSP, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया, अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया। तो ये VVI मान के चलिए, ये VVI, ठीक है, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 9वां संस्करण इसका जारी हुआ। और RRR, ठीक है, रिड्यूस रियूज रिसाइकिल, इसकी जो थीम है वो RRR है। सुपर स्वच्छ लीग शहर की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सूरत और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर। फिर देखें तो 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी की अगर बात करें तो नोएडा पहले स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर मैसूर। स्वच्छ शहर श्रेणी 10 लाख प्लस की अगर बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की बात करें तो प्रयागराज, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। तो ये आपको एक बार ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये 24 से 25 में 9वां संस्करण की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, पर्यावरण और विविध में देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें देखें तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलती है कि भारत में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित क्षमता जो है ताप विद्युत से अधिक हो गई है। याद रखेंगे, भारत में पहली बार ये माइलस्टोन है, आप इसे ज़रूर याद रखें कि भारत में पहली बार जो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है, ठीक है, स्थापित क्षमता ताप विद्युत से अधिक हो गई है, ठीक है। तो कुल अगर स्थापित क्षमता की बात करें तो 485 गीगावाट, ठीक है, 485 गीगावाट है। उसमें हरित ऊर्जा की जो हिस्सा है वो 50.1% है, यानी 50% से अधिक हो चुका है, ठीक है। और ताप विद्युत का जो हिस्सा है वो 49.5% जो है, लगभग 242 गीगावाट इसमें है, ठीक है। सौर, पवन, बायोगैस क्षमता है 185 गीगावाट। बड़ी जल विद्युत क्षमता जो है 49 गीगावाट। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 9 गीगावाट है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कुल स्थापित क्षमता है 485 गीगावाट, इसमें हरित ऊर्जा का जो हिस्सा है वो काफ़ी बढ़ चुका है और ये 185 गीगावाट हो चुका है। ये केवल सौर, पवन, बायोगैस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ी जल विद्युत की बात करें तो 49 गीगावाट है और परमाणु ऊर्जा जो है वो 9 गीगावाट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और पर्यावरण विशेष में देखें तो भारत का पहला पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैंकिंग लॉन्च किया गया। भारत का पहला पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैंकिंग लॉन्च किया गया। इसके बाद है पहली जनजातीय जीनोम परियोजना, ठीक है, पहली जनजातीय जीनोम परियोजना। गुजरात राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने। पहला त्वचा बैंक, स्किन बैंक, केरल के तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में राज्य का पहला स्किन बैंक शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद है अश्व रोग मुक्त कक्षा, ये मेरठ में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अक्ष रोग मुक्त जोन या कक्ष कहें स्थापित किया गया है। अश्व रोग मुक्त कक्ष कहाँ पर? तो मेरठ में। त्वचा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? केरला में। पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की गई है गुजरात में। और ये भारत का पहला पूर्णतः AI संचालित फिनटेक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैंकिंग जो है वो लॉन्च
किया गया है। इसके बाद आगे बढ़े तो गार्सिनिया कुसुमाए, ठीक है, असम में खोजी गई वृक्ष की एक नई प्रजाति जिसका नाम जतेंद्र शर्मा की मां कुसुम देवी के सम्मान में रखा गया है। गार्सिनिया कुसुमाए ये किसकी प्रजाति है? तो वृक्ष की एक नई प्रजाति है। और ये इसके बाद है एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में पहली बार इसका आयोजन किया गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्वदेशी कार्बन फाइबर, स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस यानी कि DRDO ने एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है, स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस, ठीक है। फिर है कि मलेरिया मुक्त प्रमाणन, WHO ने अमेजन क्षेत्र के सूरीनाम देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। याद रखेंगे मलेरिया मुक्त प्रमाणन किसको मिला है? अमेजन क्षेत्र के सूरीनाम देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है WHO के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नाम परिवर्तन को देख लें तो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है। युद्धाभ्यास और विविध को देखें तो आक्रमण युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान में आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख युद्धाभ्यास है। इसका नाम क्या है? आक्रमण, ठीक है, याद रखेंगे आक्रमण। ये युद्धाभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। इसके बाद देखिए स्वर्णिम भारत यात्रा IRCTC द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है स्वर्णिम भारत यात्रा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखें तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025, इसकी थीम देखें तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, ठीक है, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। आगे बढ़े अर्का और अरुणिका, अर्का और अरुणिका PM मोदी ने क्रमशः पुणे और नोएडा में भारत की सबसे शक्तिशाली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली चालू की है। अर्का और अरुणिका याद रखेंगे, अर्का और अरुणिका क्या है? तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली है जिसको पुणे और नोएडा में क्रमशः देखें तो अर्का को पुणे में और अरुणिका को नोएडा में इसे चालू किया गया है। प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ ये जो लोग रिटायर हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट, उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा ये घोषित किया गया प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना। आगे बढ़े तो उत्तर पूर्व SDG जिला सूचकांक, नीति आयोग के इस सूचकांक में मिजोरम का हंतियाल जिला जो है वो शीर्ष पर है। याद रखेंगे उत्तर पूर्व SDG जिला सूचकांक, तो हंतियाल जिला जो है, मिजोरम का हंतियाल जिला जो है इस सूचकांक में शीर्ष पर है। अब खेल कूद को देखें तो खेल कूद वाले में देखिए सबसे पहला नाम है दिव्या देशमुख, महिलाओं का FIDE विश्व कप जीतने वाली पहली महिला बनी है दिव्या देशमुख और इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया। इसके साथ ही वे भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है दिव्या देशमुख, ठीक है। चलिए विंबलडन टेनिस में देखें तो पुरुष एकल विजेता यानिक सिनर इटली के, उपविजेता कार्लोस अल्काराज, ठीक है। यानिक सिनर याद रखेंगे विंबलडन टेनिस 2025 के विजेता कौन रहे? तो यानिक सिनर रहे इटली के और उपविजेता कार्लोस अल्काराज को हराया। महिला में देखें तो ईगा स्वीटेक है, ईगा स्वीटेक, और उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा, ठीक है, ये नया नाम है लेकिन ईगा तो पूर्व में बहुत सारे ग्रैंड स्लैम को इन्होंने विजित किया है, तो याद रखेंगे ईगा स्वीटेक या ईगा स्वियाटेक, जो भी आप इसे उच्चारित करें। फिर यानिक सिनर जो है याद रखेंगे, ये पूछ ली जाती है इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, यानिक सिनर और ईगा स्वियाटेक। आयुष शेट्टी, ठीक है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने USA के आयोवा, ठीक है, याद रखेंगे USA के आयोवा में आयोजित US ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता आयुष शेट्टी ने, ठीक है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। और ये आयोवा जो कि USA में है, वहाँ पर US
ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता, आयुष शेट्टी ने। फिर स्मृति मंधाना, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 में शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति। ठीक है, आगे देखें तो फीफा रैंकिंग, पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर है, जबकि अर्जेंटीना पहले स्थान पर काबिज है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नवंबर 2025 में जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। और मैक्सिको देखें तो अमेरिका को हराकर रिकॉर्ड 10वां गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता है मैक्सिको ने। ठीक है, चलिए कुछ निधन के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है फौजा सिंह, विश्व के सबसे उम्र दराज मैराथन धावक, जिनका 114 वर्ष की उम्र में जालंधर में निधन हो गया, फौजा सिंह। और मुहम्मदू बुहारी, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये है। प्रमुख दिवस को देखें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। और 2025 की जो थीम है AI डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण, ये विश्व युवा कौशल विकास दिवस मनाया गया। फिर इसके बाद देखें तो 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, ठीक है, UNGA द्वारा घोषित इसी दिन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के द्वारा जो है वो चांद पर उतरे थे, 20 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख पुस्तकों को देखें तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन द्वारा इनकी आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद इट्स ओके, जया किशोरी, ठीक है, इनके द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई है। मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योरशिप, ये दिग्विजय डी थोराट, ठीक है, मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, ठीक है, मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर, ये दिग्विजय डी थोराट द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। फिर इसके बाद देखें तो एक्सप्लोरिंग द गुवाहाटी क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लोरिंग द गुवाहाटी क्वेश्चंस, उत्साह पटनायक द्वारा लिखी गई है। और द वॉरियर, राफेल नडाल एंड हिज किंगडम ऑफ क्ले, क्रिस्टोफर क्लैरी द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो हमने इसके सभी अगर देखें तो प्रतियोगिता दर्पण में आप जितना भी पढ़ते हैं इसके सभी खंडों को हमने देख लिया, महत्वपूर्ण भागों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपको अक्टूबर 2025 का अंक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो कल आपको सुबह आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।